स्टूडेंट्स, आरोप गद्य खंड का अगला पाठ मियां नसीरुद्दीन पढ़ने के बाद और समझने के बाद आइए अब इस पाठ के प्रश्न का समझते हैं। पहला प्रश्न आता है, मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? लेखक कहते हैं कि मियां नसीरुद्दीन एक प्रसिद्ध नानबाई अर्थात रोटी बनाने वाले थे। उन्हें ये जो कार्य था यह उनकी 3 पुश्तों से या 3 पीढ़ियों से चला आ रहा था और वे अपने आप को सबसे अधिक समझदार इसलिए मानते थे क्योंकि यह जो कला थी यह उन्होंने अपने परिवार से सीखी थी। यह उन्होंने किसी बाहर के व्यक्ति से नहीं सीखी थी, बल्कि यह जो कला थी यह उनकी बचपन से चली आ रही थी। उनके पिता बरकत शाही नानबाई थे। उनका नाम बरकत शाही था और वह गढ़ैया मोहल्ले में काम करने के कारण बरकत शाही गढ़ैया वाले नानबाई के नाम से प्रसिद्ध थे। बादशाह सलामत को वो नई नई चीज़ें बनाकर खिलाते थे। क्यों? क्योंकि वे एक शाही बावर्ची थे और उन्हें नई नई चीज़ें बनाकर खिलाते थे। एक बार बादशाह सलामत के कहने पर कि ऐसी चीज़ बनाई जाए जिसको बनाने में न आग लगे न पानी लगे, तो उन्होंने वह कार्य भी कर दिया। बादशाह सलामत ने वह चीज़ खाई भी और उसकी बहुत सराहना भी की। तो ऐसा भी कुछ हुआ। तो ऐसे परिवार वाले लोगों के बीच रहकर मियां नसीरुद्दीन ने कार्य सीखा और उस कार्य में महारत हासिल की और वो एक प्रसिद्ध नानबाई के रूप में इस संसार के सामने आ गई और लोग उन्हें उतना ही अधिक सम्मान देते थे जितना कि उनके पूर्वजों को देते थे और उन्हें उतने ही अच्छे तरीके से उनका व्यापार चलता था जैसे कि उनके पूर्वजों का चलता था। इसलिए उन्हें नानबाइयों का मसीहा कहा गया है क्योंकि खुद मियां नसीरुद्दीन को भी 56 प्रकार की रोटियां बनानी आती थी। वह भी एक विशेष प्रकार की अनेकों रोटियां बना लेते थे, उनमें तुंगी, रुमाली और भी बहुत सारी रोटियां थी जिन्हें वो बहुत अच्छे तरीके से बनाते थे। कुल मिलाकर 56 प्रकार की रोटियां थी जिन्हें वो बनाते थे। हमारा अगला प्रश्न आता है, लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी? कहते हैं कि एक दिन दोपहर का समय था, लेखिका जा रही थी तो उन्होंने देखा मटिया महल के पास गढ़ैया मोहल्ले में एक दुकान पर बहुत सारा आटा साना जा रहा है, एक आटा मला जा रहा है, आटा गूंथा जा रहा है। तो उस समय इतना सारा आटा गूंथा जाता हुआ देखकर लेखिका को एकदम आश्चर्य हुआ कि इतना सारा आटा गूंथा जा रहा है इतनी छोटी सी दुकान पर, इतनी तंग गली में अंधेरी सी दुकान पर इतना सारा आटा यदि मला जा रहा है तो आखिर क्यों? ऐसा देखकर, ऐसा मन में विचार आने पर जब उन्होंने पता किया तो पता चला कि यह जो दुकान है यह प्रसिद्ध नानबाई अर्थात रोटी बनाने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति मियां नसीरुद्दीन जी की है और यहाँ पर तो इतना आटा या इससे ज़्यादा ही मला जाता है क्योंकि इनकी रोटियाँ इतनी फेमस हैं, कि इतनी प्रसिद्ध है कि बहुत सारे लोग इनकी रोटियाँ खरीदने आते हैं और यही कारण है कि यहाँ पर इतना सारा आटा मला जा रहा है। लेखिका को जब यह बात पता चली कि छोटी सी अंधेरी सी दुकान में यदि कोई ऐसा इतना प्रसिद्ध व्यक्ति यदि यहाँ पर कार्य करता है तो एक बार उसके बारे में जानकारी हासिल की जाए, उसके बारे में पता किया जाए। इसलिए लेखिका वहाँ पर जाती हैं और सोचती हैं कि उनसे बातचीत करके किसी भी तरह से वह उनकी जो कला है उसके बारे में जाने, उनके खुद के जीवन के बारे में जाने और इस संसार के लोगों के सामने उनकी प्रसिद्धि को प्रस्तुत करें, जैसा कि लेखिका ने किया भी है। हम देखते हैं कि लेखिका ने उनके पास गई, उनके बारे में जाना और फिर उसके बाद लेखिका ने अपनी एक रचना जिसको नाम दिया मियां नसीरुद्दीन और उसके रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया और हमने उसके बारे में जान पाए। उसके अगर लेखिका इन सारी चीज़ों को हमारे सामने अपनी एक कला के माध्यम से प्रस्तुत ना करती तो हम उसके बारे में नहीं जान पाते। तो अगला प्रश्न हमारा आता है, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म हो गया? अब जो मियां नसीरुद्दीन थे, जब लेखिका उनकी दुकान पर आई, उनसे बातचीत कर रही थी
तो बातचीत कर रही थी, वो भी बड़े आराम से उनके द्वारा पूछी गई बातों का जवाब दे रहे थे, उत्तर दे रहे थे। लेकिन अचानक से क्या हुआ, कुछ बातचीत के दौरान लेखिका को ये महसूस होने लगा कि उनकी अर्थात मियाँ नसीरुद्दीन की जो दिलचस्पी है उनकी बातों में वो समाप्त हो गई। हुआ ये कि जब मियाँ नसीरुद्दीन ने लेखिका को बताया कि उनके जो बुजुर्ग थे, जो उनके पूर्वज थे, वो शाही बावर्ची थे और उन्होंने बादशाह सलामत को ऐसी चीज़, उनके कहने पर ऐसी चीज़ बनाकर खिलाई जिसको बनाने में न आग का इस्तेमाल किया गया न पानी का। जब उन्होंने ऐसा कहा तो लेखिका ने उस पकवान के बारे में भी जानना चाहा और बादशाह सलामत का नाम भी जानना चाहा। जब उन दोनों चीज़ों के बारे में उन्होंने जानना चाहा तो मियाँ नसीरुद्दीन उसका सही जवाब नहीं दे पाए। क्यों? कारण यह था कि मियाँ नसीरुद्दीन को ये सारी बातें अपने पूर्वजों से सुनी सुनाई पता थी, उन्हें उसके बारे में बहुत विस्तार से नहीं पता था और लेखिका उनसे बहुत गहराई में जाकर विस्तार से वो सारी चीज़ें पूछ रही थी जो वे बता नहीं पा रहे थे या ये कहिए कि बताना नहीं चाह रहे थे। तो इसलिए लेखिका की बातों में उनकी दिलचस्पी या उनकी जो रुचि थी वो धीरे धीरे कम होने लगी और उन्हें ऐसा लगने लगा कि लेखिका अब यहाँ से जाएं, जितनी बातचीत वो करनी थी वो कर चुकी। अगला प्रश्न आता है, मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। अब यह मजमून अर्थात किस्सा, लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन से उनके परिवार के और उनके बच्चों के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन मियाँ नसीरुद्दीन के हाव भाव देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो उनसे अब बातचीत करना नहीं चाहते। अब वो उनसे बातचीत नहीं करेंगे, उनके किसी प्रश्न का उत्तर अब वो उन्हें नहीं देंगे। जब लेखिका को ऐसा लगा तो लेखिका ने सोचा कि अब इस मजमून को ना छेड़ा जाए, अर्थात इस वाक्य को ना उठाया जाए, इस बात को ना पूछा जाए। तो यह किस्सा उस समय का है जब मियाँ नसीरुद्दीन लेखिका की बातों से परेशान हो चुके थे। वो उनसे और बातचीत नहीं करना चाहते थे और स्पष्ट रूप से वह लेखिका से यह भी नहीं कह पा रहे थे कि अब आप जाइए, मैं आपसे बातचीत नहीं कर सकता। तो उन्होंने लेखिका की तरफ से ध्यान हटाकर अपना ध्यान अपने शागिर्द अर्थात अपने यहाँ काम करने वाले जो लोग थे, जो वर्कर्स थे, उनकी से बातचीत की ओर कर लिया। उन्होंने आवाज़ दिया कि ये बब्बा मियाँ चलिए भट्टी सुलगाइए, अभी हमें काम करना है, काम का समय है, ऐसा कहा। और यह उन्होंने ऐसा करना उनका लेखिका के प्रति उपेक्षा को दर्शा रहा है कि वो लेखिका को समय या ध्यान उनकी तरफ नहीं देना चाहते थे। वो अब उनकी बातों से तंग आ चुके थे, थक चुके थे और अब वो उनसे कुछ भी बात करने का मन नहीं रखते थे, ऐसा उससे पता चलता है। अगला प्रश्न आता है, पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसा खींचा है। अर्थात हमें यह बताना है कि पाठ में लेखिका ने मियाँ नसीरुद्दीन को किस तरह का दर्शाया है, उन्होंने कैसा बताया है कि मियाँ नसीरुद्दीन कैसे दिखाई देते हैं। तो वो कहती हैं कि जब हमने उस दुकान में एक अंधेरी सी दुकान देखी गढ़िया मोहल्ले में और उस दुकान के बारे में जानकारी मिली हमें कि एक प्रसिद्ध नागबाई की दुकान है, तो अब हम वहाँ पहुँचे और जब हमने अंदर झांका तो क्या देखा कि एक मियाँ जो मियाँ नसीरुद्दीन थे वो चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे थे। अर्थात वो चारपाई अर्थात एक पलंग जो उस पर वो बैठे हुए बीड़ी पी रहे थे, बीड़ी का लुत्फ ले रहे थे। काम करते करते थक जाने के कारण बीच में उन्होंने थोड़ी देर के लिए आराम फरमाया, बीड़ी भी, और उसके बाद उन्हें फिर से काम करना था, इसलिए वो बीड़ी का मज़ा ले रहे थे। और जब देखा तो ऐसा लगा उनके चेहरे को देखकर कि उनका चेहरा मौसमों की मार से पका है, अर्थात वो आयु में काफ़ी अधिक है, बहुत सारे मौसम, बहुत सारी परिस्थितियाँ वो देख चुके हैं, बहुत सारी चीज़ों का सामना कर चुके हैं। तो इसलिए उनके चेहरे पर एक तजुर्बा दिखाई दे रहा था, एक अनुभव दिखाई दे रहा था कि किस तरह वो अनुभवी रूप में हमारे सामने दिखाई दे रहे थे। और उनके
पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर थे। पेशानी अर्थात माथा, उनके माथे को देखकर, उनके चेहरे को देखकर ही हम यह अनुमान लगा पा रहे थे कि वो एक मंजे हुए कारीगर हैं। अर्थात मंजे हुए कारीगर, एक कुशल कारीगर, ऐसे कारीगर जिसके कार्य में कहीं कोई भी हम कमी नहीं निकाल सकते, कोई भी कमी हमें नहीं मिल सकती, एक ऐसे कारीगर को हमें दिखाई दिए। तो इस रूप में लेखिका ने हमारे सामने मियां नसीरुद्दीन को प्रस्तुत किया है कि वो एक अनुभवी व्यक्ति थे और वो काम को बहुत कुशलता से करते थे। अगला प्रश्न है, मियां नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? हर व्यक्ति के व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो दूसरों को प्रभावित करता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो दूसरों को अच्छा नहीं लगता है। तो वही सारी चीज़ें थी मियां नसीरुद्दीन के अंदर भी। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अच्छी थी, जो कुछ ऐसी थी जो बुरी थी। तो ऐसी कौन सी अच्छी बातें थी जो कि हमें अच्छी लगी? पहला है कि मियां नसीरुद्दीन को रोटियां बनाना और विशेषकर 56 प्रकार की रोटियां बनाने का जो हुनर हासिल था वह बहुत ही अच्छा था कि वह प्रशंसा के योग्य था। उनका यह मानना था कि यदि हमें कोई काम सीखना है तो वह काम हमें करने के द्वारा ही आएगा, किसी को नसीहत देने से नहीं आएगा कि कोई हमें बता दे और हम सोच लें कि हमें यह कार्य आ गया, ऐसे नहीं आ सकता, बल्कि उस कार्य को करने सीखने के लिए उसमें कुशलता प्राप्त हमें कार्य करना होगा, तब हमें उसकी बारीकियों के बारे में पता चलेगा। अगला आता है, मियां नसीरुद्दीन आत्मविश्वास से भरे हुए थे। वो जो भी सारे उनके कार्य से संबंधित, उनके रोटी बनाने के कार्य से संबंधित, उनके नानबाई से होने से संबंधित जो भी सारी बातें थी वो पूरे आत्मविश्वास के साथ बता रहे थे। कहीं भी उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं था, वो आत्मविश्वास से भरे हुए थे। अगला है, अपने जो पूर्वज हैं उनके बारे में बताते हुए वे बहुत भावुक हो जाते हैं। जब वो बताते हैं अपने पूर्वजों के बारे में कि वो कितने अच्छे नानबाई थे, तो वो बड़े भावुक से हो जाते हैं। दूसरा, एक उनके अंदर अच्छी बात यह भी थी कि जो उनके कारीगर थे, जो काम करने वाले थे, उनके साथ उन्हें वो पूरा वेतन देते थे, उनका कभी भी शोषण नहीं करते थे, उनके साथ वो गलत फ़ायदा नहीं उठाते थे। और दूसरी चीज़ यह भी है कि वह जो भी कार्य करते थे पूरे मन से करते थे, पूरी तल्लीनता से करते थे, पूरी ईमानदारी के साथ करते थे। ईमानदारी अर्थात जिस समय उनके काम का समय होता था तो उनका पूरा ध्यान अपने काम पर ही होता था, वो इधर उधर नहीं होता था, पूरे ध्यान से और पूरी ईमानदारी से, मेहनत से वो काम करते थे। और यही कारण था कि उनके काम में कोई कमी नहीं थी और वो अपने कार्य में कुशल थे। इसके साथ साथ ही हमारे अर्थबोध ग्रहण संबंधी प्रश्न आते हैं और उसमें हमारा जो पैराग्राफ है वह है, मियां नसीरुद्दीन यहाँ से लेकर पूछना चाहते हैं यहाँ तक। पहला है, पंच हजारी अंदाज से क्या तात्पर्य है? पंच अर्थात 5, हजारी हजार। ऐसा व्यक्ति, ऐसा सेनापति जिसके कहना चाहिए जिसके अंडर में या जिसके साथ 5000 लोगों की सेना रहती हो, या जो 5000 लोगों की सेना का सेनापति हो, ऐसा व्यक्ति पंच हजारी अंदाज का व्यक्ति कहलाता है। और यही भाव मियां नसीरुद्दीन में भी थे कि उनके किसी भी काम में हमें ऐसा नहीं लगता था कि उसमें कुशलता ना हो, वह भी अपने कार्य को पूरी कुशलता से करते थे और उनके साथ काम करने वाले लोग भी बहुत अधिक थे। अगला आता है, मियां नसीरुद्दीन द्वारा लेखिका को घूर कर देखने का क्या कारण है? जब लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास पहुंची उनसे बातचीत करने के लिए, तो मियां नसीरुद्दीन ने उन्हें बड़ा घूर कर देखा, बड़े गुस्से से देखा। और उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि मियां नसीरुद्दीन को लगा कि लेखिका जो है वो अखबार में काम करती है लिखने का, और वह पूरी जानकारी लेकर जाकर अखबार में छाप देगी। ऐसा सोचकर कि ये अखबार में काम करती हैं, मियां नसीरुद्दीन ने लेखिका को घूर कर देखा। उसका कारण यह था कि मियां नसीरुद्दीन को अखबार पढ़ने वाले और अखबार लिखने वाले दोनों से बहुत नफरत थी। वो दोनों को बड़े खराब नज़रिए से देखते थे। उनका कहना था कि ये खाली लोग होते हैं जो अखबार लिखते हैं और खाली लोग होते हैं जो अखबार पढ़ते हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें घूर कर देखा। अगला प्रश्न था, मियां नसीरुद्दीन अखबार नवीसों के बारे में क्या राय रखते थे? अखबार नवीस अर्थात अखबार पढ़ने वाले।
मियाँ नसीरुद्दीन की राय उनके बारे में अच्छी नहीं थी। मियाँ नसीरुद्दीन मानते थे कि जो लोग निठल्ले होते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता, वो लोग अखबार पढ़ते हैं और इसी कारण उन्हें अखबार लिखने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों ही तरह के लोगों से नफरत थी। वो उनके संपर्क में ना रहना चाहते थे, ना उन्हें अपने संपर्क में आने देना चाहते थे। यही कारण था कि जब लेखिका आई तो मियाँ नसीरुद्दीन ने जब उन्हें पत्रकार समझा तो वो उनके साथ अच्छी तरीके से पेश नहीं आए और उन्हें घूरकर देखने लगे। तो अखबार नवीसों के बारे में, अखबार पढ़ने वालों के बारे में, अखबार लिखने वालों के बारे में मियाँ नसीरुद्दीन की जो राय थी वो अच्छी नहीं। यहीं पर हमारे प्रश्न का समाप्त होते। धन्यवाद।